बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डेटाबेस में इस्तेमाल होने वाली कुछ छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 आपके पास डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन का है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये एक पूरा प्रोसेस है जो हमारे टेबल्स को नॉर्मलाइज करने में हमें मदद करता है। उसके बाद दूसरा इसके अंदर है डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है और नॉर्मलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्म्स को भी हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम छोटी छोटी काफ़ी सारी जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके डेटाबेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर से हमेशा आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये छोटा सा चैप्टर है, आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी रियल लाइफ में जाएंगे, अपनी स्टूडेंट लाइफ को गुजार के, और वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करेंगे, तो इस चैप्टर के ऊपर, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही होगा जिसकी इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वो अच्छी ग्रिप होगी। तो चलिए आइए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है? हम ये पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेग्रिटी क्या है। इंटेग्रिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा। डेटा का कंसिस्टेंट होना और करेक्ट होना। जितना डेटा कंसिस्टेंट होगा, उतना डेटा करेक्ट होगा, उतना डेटा रिलायबल होगा, उतना डेटा कंप्लीट होगा, होल होगा। इसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास? डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबल एंड ट्रस्टेबल। ऐसा डेटा जिसके ऊपर किसी डिसीजन मेकिंग में रिलाय किया जा सके या ट्रस्ट किया जा सके, उसको हम कहते हैं ये क्या हमारे पास? इंटेग्रिटी। हमारे पास जो डेटा प्रोटेक्शन है, एक तरह से इंटेग्रिटी भी उसकी एक फॉर्म है, क्योंकि हमारा जो डेटा प्रोटेक्ट होता है वो हमारे इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की मदद से ही प्रोटेक्ट हो रहा होता है। उसके बाद है जी इंटेग्रिटी कंसर्न्ड विद क्वालिटी ऑफ डाटा। डेफिनेटली जब हमारा जो डाटा है वो कंसिस्टेंट होगा, करेक्ट होगा, रिलायबल होगा, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी है। डाटा इंटेग्रिटी की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। हमारे पास एक डाटा इंटेग्रिटी की टाइप है एंटिटी इंटेग्रिटी और एक है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी जो है वो क्या है? एंटिटी इंटीग्रिटी हमारी तब अचीव होती है, अच्छा ये जो दोनों इंटीग्रिटीज हैं ये हमारी कब अचीव होंगी? जब हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, और हम सेट ऑफ रूल्स हैं, हमारे पास सेट रूल्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है। जैसे ही हम उनको फॉलो करेंगे, ये इंटीग्रिटीज हमारी जो है वो अचीव हो जाएंगी। हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी कब अचीव होगी? हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी तब अचीव होगी जब हमारी प्राइमरी की वैल्यू, दो शर्तें हैं कि हमारी जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैंने अगर अपने डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट आईडी यानी कि रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया हुआ है, तो रोल नंबर की जो फील्ड है वो मैं कभी भी खाली नहीं छोड़ सकता, मुझे उसको मस्ट फिल करना है। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है जी कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हम प्राइमरी की के अंदर अगर डुप्लीकेट वैल्यू लगा देंगे तो उसका मकसद ही प्राइमरी की बनाने का ख़त्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, ये हमने एंटिटी इंटेग्रिटी अचीव कर ली। ये हम कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं जिनकी मदद से वो कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जिनकी वजह से हम ये अचीव कर पाते हैं। दूसरी इंटेग्रिटी क्या है जी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना हुआ है। एक पेरेंट टेबल है, एक चाइल्ड का टेबल है। अब पेरेंट के टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वही चाइल्ड के अंदर होनी चाहिए। चाइल्ड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए चाइल्ड टेबल के अंदर जो पेरेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मैं अगर पेरेंट टेबल के अंदर रोल नंबर 5 का डाटा एंटर ही नहीं करता और चाइल्ड टेबल के अंदर मैं रोल नंबर 5 के सारे सब्जेक्ट्स एंटर कर देता हूं, अब वो सब्जेक्ट्स मैंने एंटर कर दिए, यहां पर उसका पेरेंट अवेलेबल नहीं है, तो चाइल्ड कहां से आ गया? इसको हम कहते हैं ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है कि प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों की वैल्यूज मस्ट मैच करनी चाहिए। यानी कि फॉरेन की के अंदर या तो वो वैल्यूज होनी चाहिए जो प्राइमरी की के अंदर हैं, या फॉरेन की एम्प्टी होनी चाहिए, नल होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो दोनों की कितनी शर्तें हैं जी? दो शर्तें हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी की क्या शर्त है? प्राइमरी की जो है
वो लाजमी तौर पर क्या होगी, नल नहीं होगी, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी और डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है कि या तो उसके अंदर जो है आपकी फॉरेन की के अंदर वो डाटा होगा जो प्राइमरी की में अवेलेबल है, या फिर वो खाली होगी। इसको हम कहते हैं हमारे पास एंटिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटीज हैं। कुछ मजीद टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। आज की हमारी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। अच्छा, ये जो सिनोनिम्स, होमोनिम्स, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ डाटा, ये जो आज टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो 4 टर्मिनोलॉजीज हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं होनी चाहिए। इंटेग्रिटी जो है वो हमने पढ़ा था, वो हमारे डेटाबेस में होनी चाहिए, और ये जो है ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं होनी चाहिए। इनमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो सिनोनिम्स का प्रॉब्लम है कि सिनोनिम्स कब क्रिएट किए जाते हैं, जब 2 डिफरेंट नेम्स यूज किए जाएं सेम इंफॉर्मेशन के लिए। यानी कि इंफॉर्मेशन एक ही है और उसके लिए हमने 2 डिफरेंट नेम्स रखे हुए हैं। इसको हम कहते हैं, यहां पर हमारा कौन सा एरर आएगा, सिनोनिम का एरर आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का और एक मेरे पास टेबल है स्टूडेंट सब्जेक्ट का। अब ये पेरेंट टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर मेरी प्राइमरी की है एसटीडी आईडी और चाइल्ड टेबल के अंदर मेरी जो फॉरेन की है वो रोल नंबर है। अब यहां पर ये एसटीडी आईडी अगर यहां पर प्राइमरी की है तो चाइल्ड टेबल के अंदर भी जो हमारी फॉरेन की थी वो क्या होनी चाहिए थी, एसटीडी आईडी। यानी कि मैंने यहां पर भी स्टोर तो स्टूडेंट आईडी ही करना था, लेकिन मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। बेशक इसका मतलब सेम है, लेकिन ये आगे जाकर कल को फ्यूचर में हमें क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। हमारा जो है डाटा उसके अंदर प्रॉब्लम्स हमें पेश आएंगी। तो सिनोनिम्स को कैसे रिजॉल्व करना है कि प्राइमरी की में जो प्राइमरी की वैल्यू जो उसकी नेम है और जो चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की का नेम है वो मस्ट मैच होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ये मैं नेम्स की बात कर रहा हूं एट्रीब्यूट के, कि यहां पर अगर इसका नेम स्टूडेंट आईडी है तो यहां पर भी इसका नेम स्टूडेंट आईडी होना चाहिए। यहां पर अगर रोल नंबर है तो यहां पर भी रोल नंबर होना चाहिए। ये एरर है क्योंकि यहां पर स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, यहां पर रोल नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या हमारे पास ये एरर है। कौन सा, सिनोनिम का एरर है, ये नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ एग्जिस्ट इन 2 और मोर देन 2 एंटिटीज। अब ये सेम एट्रीब्यूट, ये वाला आईडी जो है ये स्टूडेंट के टेबल में भी अपीयर हो रहा है और स्टूडेंट सब्जेक्ट के टेबल में भी अपीयर हो रहा है, तो दोनों के अंदर इसका नाम क्या है, डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं हमारे पास सिनोनिम का एरर है। दूसरी टर्मिनोलॉजी आज की हमारे पास है होमोनिम्स की। होमोनिम्स क्या होते हैं? अब स्टूडेंट अक्सर सिनोनिम और होमोनिम में कंफ्यूज होता है। होमोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है हमारे पास कि 2 टेबल हों और दोनों के अंदर सेम एट्रीब्यूट अपीयर हो रहा है लेकिन दोनों के नाम चेंज है। और होमोनिम क्या है, होमोनिम है कि एक ही एट्रीब्यूट है, एक सेम एट्रीब्यूट है और वो सेम एट्रीब्यूट जो है वो 2 पेरेंट टेबल्स के अंदर उसका नाम सेम है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेरेंट टेबल है स्टूडेंट और एक पेरेंट टेबल है टीचर। अब जो स्टूडेंट है उसकी प्राइमरी की का नाम भी मैंने क्या रख दिया, आईडी, और टीचर की प्राइमरी की का नाम भी मैंने क्या रख दिया, आईडी। अब मसला तो कोई नहीं, टीचर की भी आईडी होती है, स्टूडेंट की भी आईडी होती है, दोनों इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं। लेकिन जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये ना करें। आप जो डेटाबेस के अंदर 4, 5, 6, 8, 10 टेबल जो हम बना रहे होते हैं उनके जो प्राइमरी की के नेम्स हैं आप कोशिश करें कि वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हो ताकि पहचाने जा सकें। आप सोचें कि 500 पेजेस का एक मेरे पास प्रोग्राम लिखा पड़ा है, एक सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं और उसके अंदर किसी जगह पर आईडी लिखा आ जाता है। अब वो मुझे क्या पता कि आईडी टीचर का आईडी है या स्टूडेंट का आईडी है, तो इसकी पहचान होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट आईडी से पहले लिख देते हैं एस, तो ये हमारा बन जाएगा एस आईडी, और टीचर आईडी से पहले लिख देते हैं टी, तो ये हमारा बन जाएगा टीचर आईडी। अब ये ठीक है, अगर दोनों का सेम रखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रॉब्लम है। दोबारा से मैं आपको इनका डिफरेंस बता रहा हूं कि सिनोनिम क्या है कि सेम एट्रीब्यूट 2 पेरेंट और चाइल्ड, जहां पर पेरेंट चाइल्ड की बात आएगी ना, निशानी रख लें, पेरेंट चाइल्ड की बात आएगी तो सिनोनिम होगा, और जहां पर 2 पेरेंट टेबल्स की बात आएगी वहां पर होमोनिम होगा। कि 2 पेरेंट टेबल के सेम नाम नहीं होने चाहिए, और सिनोनिम के अंदर क्या है जी, पेरेंट और चाइल्ड के अंदर सेम नाम होने चाहिए। ये 2 टर्मिनोलॉजीज थी। 2 और टर्मिनोलॉजीज आज हमने डिस्कस करनी है, वो नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है जी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है? रिडंडेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है बिखरी हुई इंफॉर्मेशन, बिखरा हुआ डाटा। ऐसा डाटा जो एक से ज्यादा दफा हमने स्टूडेंट से या किसी क्लाइंट से पूछ लिया और उसको अपने टेबल के अंदर एंटर कर दिया, उसको हम कहेंगे ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, ये डुप्लीकेशन वाली इंफॉर्मेशन है, हमने दो दो दफा इंफॉर्मेशन ले ली है। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग सेम इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट वेज, यानी कि एक ही इंफॉर्मेशन है और आपने टेबल में दो तरह से स्टोर कर ली, इसको हम कहेंगे ये रिडंडेंट डाटा है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसके अंदर हमने पहले स्टूडेंट आईडी स्टोर किया, नेम स्टोर किया, उसके बाद स्टूडेंट की एज स्टोर की। फॉर एग्जांपल आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने स्टूडेंट आईडी जो है वो यहाँ पर फिल कर दिया कि स्टूडेंट आईडी जनाब है जी 192, नेम उसका है जी अली, एज उसकी है 17 ईयर्स और डेट ऑफ बर्थ उसकी है जी 01/03/2003। अब ये इंफॉर्मेशन तो एक है, एज और डेट ऑफ बर्थ ये सेम इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमने दो तरह से ले लिया है। अच्छा, अब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको नजर आएगी। आपको मसला आएगा आज से 10 साल बाद, आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, यूज करने वाला कोई और था, डेटा एंट्री करने वाला कोई और था। 10 साल बाद जब हम उसमें से देखेंगे कि स्टूडेंट की एज क्या है, तो एज के अंदर हमें क्या शो रही होगी? 17 साल। अच्छा, एक दूसरा पर्सन आया, उसने यही एज देखनी थी, तो उसने कहा कि चले मैं डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर लेता हूं। अब वो डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करेगा तो उसकी एज क्या बनेगी? 27 ईयर्स। तो क्या हुआ? अब हमारे डाटा में इंटेग्रिटी ना रही, कंसिस्टेंसी ना रही। जो डाटा रिडंडेंट होता है उसकी वजह से हमारी कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब होती है। अब ये दो दफा हमें ये सेम इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, या तो हम ये एज लेंगे या हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन जो है वो हम इकट्ठी करेंगे। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि आप सेम इंफॉर्मेशन दो दो दफा इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो इसको हमने क्या करना है? इसको हमने मैक्सिमम अवॉइड करना है। लास्ट हमारी आज की जो प्रॉब्लम है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा, कि डाटा का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना। म्यूचुअली एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? डाटा का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस हैविंग वन आउट ऑफ फ्यू ऑप्शंस, एक से ज्यादा ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। इसकी एग्जांपल क्या है कि मैं एक फॉर्म फिल करवा रहा हूं आपसे और उसके अंदर मैं पूछता हूं आर यू सिंगल, आप कहते हैं जी यस, और फिर मैं नीचे एक और क्वेश्चन पूछता हूं आर यू मैरिड, आप कहते हैं नो। अब सवाल तो सेम था भाई, ये दोनों डाटा आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे। अगर आप मैरिड होंगे तो सिंगल नहीं होंगे, सिंगल होंगे तो मैरिड नहीं होंगे। या फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं जी मैरिटल स्टेट, आपका जो है वो रिलीजन, मसलन पहले मैं पूछता हूं आपसे आर यू मुस्लिम, आप कहते हैं यस, उसके मैं नीचे पूछता हूं आर यू नॉन मुस्लिम, आप कहते हैं नो। अब ये सेम डाटा है, मैंने दो दफा पूछ लिया, तो इसको हम कहते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा है। इसमें आपने क्वेश्चन दो दफा नहीं पूछना, इसमें आपने क्वेश्चन एक दफा पूछना है और अगले बंदे को चॉइस देनी है। आपने रेडियो बटन्स देखे होंगे, आपने ड्रॉप डाउन्स देखे होंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा के लिए होते हैं। मसलन आर यू मैरिड और आर यू सिंगल की बजाय मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकता हूं, वो क्या है जी? मैरिटल स्टेटस। तो मुझे पता लग जाएगा कि आप मैरिड हैं कि सिंगल हैं। अब मुझे दो दफा ये चीजें पूछने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछूं आर यू मेल और नीचे पूछूं आर यू फीमेल, उसकी बजाय मैं क्या लिख लेता हूं? मैं कहता हूं जी जेंडर। जेंडर, आप इसको क्लिक करते हैं, अगर आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करते हैं, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करते हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा होता है कि एक के करेक्ट होने से दूसरा ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस डाटा को आपने दो दफा नहीं पूछना, इसको आपने इकट्ठा करके एक ही दफा में जो है वो क्वेश्चन बना के पूछ लेना है। ये हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजीज थी जिनको हमने डिस्कस किया कि ये हमारे डाटा के अंदर नहीं होनी चाहिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।